हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं और उनका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का नाम आपने सुना होगा। ये साबिक आईपीएस ऑफिसर हैं और 1997 के महाराष्ट्र कैडर के साथ सर्विस उन्होंने शुरू की। 2019 में इन्होंने सीएए के ख़िलाफ़ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हुए सर्विस से इस्तीफ़ा दिया और सोशल कामों में जुट गए। उनकी 2 किताबें अब तक सामने आ चुकी हैं। इससे पहले डिनाइल एंड डिप्राइवेशन बहुत मकबूल हुई और अब बिल्कुल ताज़ा उनकी नई किताब आई है, एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इस किताब के इंट्रोडक्शन में हिंदुस्तानी मुसलमानों को के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन इस तरह से पैराफ्रेज करने की क्या वजह है और इसके माने क्या है? देखिए, वल्नरेबल पॉपुलेशन का मतलब है ख़ास करके जो इंडियन मुस्लिम सोसाइटी है और यू कैन कॉल अ कम्युनिटी, ये सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, because they form 14.2% of the population and they just contribute 6% of the GDP. Economically they are backward, educationally backward. If you test them on various educational parameters like matriculation completion rates हो या graduates में percentage हो या हमारे जो प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है IIT, IIMs, एम्स, वहाँ पे इनका जो प्रेजेंस है वो बहुत कम है जी। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जॉब्स में ये कम है। ये तो हो गया सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। एट द सेम टाइम इफ़ यू सी द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट गवर्नमेंट गिव्स टू देम, जैसे इनजस्टिस हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, उन पे तशद्दुद हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है और वो डिमांड भी करते हैं कि उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ये सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए ना, दैट द कम्युनिटी इटसेल्फ बिकम्स अ वल्नरेबल पॉपुलेशन। ये जो किताब आई है और इस किताब का के बारे में मैंने जो मालूम किया, मैंने भी देखा इस किताब को, और जो मालूम किया वो ये कि इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है इंटेलेक्चुअल्स के सर्कल्स में। किताब का टाइटल तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी यानी पॉलिटिक्स में एब्सेंटीज़म और जो ये एक्सक्लूजन है उसके मुतालिक कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक एब्सेंटिज्म और एक्सक्लूजन की बात है, 1952 से लेकर के 2019 तक के आंकड़े इस किताब में दिए गए हैं। चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, राज्यसभा की बात हो या जो वेरियस स्टेट असेंबलीज हैं उनमें मुसलमानों के परसेंटेज की बात हो। तो जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, मुस्लिम्स जो है they deserve almost 1070 MPs from 1952 till 2019। 17 1070। हाँ, 1070 इस पूरे अरसे में? पूरे अरसे में। तो वो डिजर्व, सॉरी, इसमें राज्यसीभा और लोकसभा दोनों नहीं, सिर्फ लोकसभा 570 1070 डिजर्व करते थे, लेकिन उनको 500 सीट्स मिले हुए हैं, यानी उनको 48% सीट्स मिले हैं और 52% का डिप्रीवेशन है। यानी अगर वो 100 डिजर्व करते थे तो 1952 से लेकर के 2019 तक उनको सिर्फ 48 मिला है और 52% का डिप्रीवेशन है। यानी आधा से ज़्यादा सीटें मुसलमानों की कोई और लेकर के गया है, किसी और ने कब्जा किया है। ये तो हो गया लोकसभा की बात। जहाँ तक स्टेट असेंबलीज की बात है, मेजर स्टेट्स, छोटे छोटे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, इन सबको मैंने काउंट नहीं किया, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन सारे स्टेट्स का मैंने जिक्र किया है, गुजरात। तो यहाँ पे मैंने पाया है कि मुसलमानों का जो डिप्रीवेशन है वो ऑलमोस्ट 50% है अक्रॉस, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। या आज अगर इन सारे स्टेट्स के अगर एमएलएज की संख्या को अगर हम अकाउंट करें और इन स्टेट्स में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से देखें तो कुछ 700 के आसपास मुसलमानों के एमएलएज होने चाहिए
जी। और 300 के आसपास इनके एमएलए हैं लगभग। अभी 50% का डिप्रीवेशन है। तो बात ये होती है कि जो मेजर जो कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। आज मुसलमान लगभग 4.7 या 8% है जी। 543 में सिर्फ 25-26 हैं। तो कहने का मतलब है कि जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो मुसलमानों की आवाज़ सुनी नहीं जाती है। बहुत सारे कानून जो है मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट में पास हुए हैं। अगर वही आबादी के हिसाब से देखा जाए 77 बनते हैं, 77 एमपीज़ अगर होते तो हमारे खिलाफ कानून बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता। एक बात मेरा है। दूसरी बात यह है कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो स्टेट्स इम्प्लीमेंट करता है। इनफैक्ट सेंटर के पॉलिसीज भी स्टेट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो स्टेट्स में भी उनकी आवाज़ नहीं है, यानी उनके एजुकेशनल कंडीशन, उनके सोशल कंडीशन, उनका इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं है। एक कहा जाता नहीं कि ठोस लाहे अमल सरकार उठा रही है, उस तरह की कोई बात है नहीं। तो इसका इन सारी चीज़ों का नतीजा ये हुआ है कि मुस्लिम्स आर बेसिकली ऑन द मार्जिन्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इसमें दो सवाल हैं। हाँ। एक तो इस टॉपिक पे जो हम अभी बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के, इस और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के, इस पे कुछ काम पहले से मौजूद है। अंसारी साहब की है, हिलाल अहमद है हमारे दोस्त, उन्होंने काफ़ी इस पे कहा, और भी लोगों का है बहुत। अब आपने ये किताब मैंने देखी है, इस किताब में तो इस मौजू पर ये किताब क्या वैल्यूज़ ऐड कर रही है या क्या फर्दर डेटा एडिशन आपने इसमें किया है या कौन से टॉपिक्स ऐड कर दिए? देखिए, आपने जहाँ तक इकबाल अहमद अंसारी की बात की, जी हाँ, तो मरहूम की, तो उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी जी थी, हाँ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इंडिया फ्रॉम 1952 टिल 2004। जी, तो उन्होंने 2004 तक के आंकड़े दिए हैं, और वो आंकड़े ऐसे हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। मैं उसकी तायद करता हूँ, मैं उसकी सराहना करता हूँ। बिल्कुल। और उस काम को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, जी। यानी 2009, 2014, 2019 के आंकड़े मैंने इसमें ऐड किया है। इकबाल अंसारी साहब ने क्या किया था, सिर्फ आंकड़े दिए थे, उसका डिस्कशन प्रॉपर नहीं किया था उसमें। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, प्रॉपर एनालिसिस क्योंकि नहीं हुआ। उनके सामने आंकड़े जमा करना ही हाँ हाँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक एनालिसिस प्रॉपर नहीं था, उस चीज़ को मैंने एनालाइज किया है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पॉलिटिक्स के, जैसे उलमा पॉलिटिक्स है, पसमानदा पॉलिटिक्स है, डिवीज़न ऑफ वोट्स है, आपके नाम को जो है वोटर लिस्ट में प्रॉपर इंक्लूड नहीं किया जाता है या एक्सक्लूड किया जाता है, वे आउट किया है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस नहीं किया था, मैंने इस किताब में प्रेजेंट किया है। बिल्कुल। जहाँ तक आप हिलाल अहमद साहब की बात करते हैं, मेरा कहना है कि उन्होंने इशूज़ को ज़्यादा डील किया है और आंकड़े कम दिए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश की है। और आखिर में आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 8 मैंने डाला है कि कंक्लूजन्स एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है, यानी इन सारे जो चीज़ें मैंने प्रेजेंट की हैं, इसका उसको कंक्लूड किया क्या है और इन सारे सिचुएशन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम और मेरी किताब जो है ये थ्योरेटिकल कम और थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात है। आप इसको कंक्लूजन पे हम आएंगे। हाँ, यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स इन फील्ड ऑल्सो। और लोगों ने कहा है कि इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ डॉक्यूमेंट। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आई फुल्ली एग्री विद यू। क्योंकि जब मैंने देखा तो इस किताब का बेसिक नेचर उसी डायरेक्शन में पहले सफ़े से आखिर तक उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, हम थोड़ा सा कंक्लूजन पे आएंगे अभी। उससे पहले मतलब मैं जब बातचीत करता हूँ तो मेरा जहन इधर उधर बहुत चल रहा होता है। अच्छा। होता क्या है कि प्रताप भानु मेहता ने एक किताब लिखी है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, और पिछले दिनों यहाँ पर उन्होंने एक लेक्चर में भी कहा कि जो प्रेजेंट सूरत हाल है दिखाई दे रही है, इसमें तो दो चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें से हर इंसाफ पसंद शहरी को करेज गैदर करने की ज़रूरत है, और दूसरा उन्होंने जिस तरफ इशारा किया कि भाई ये डेमोक्रेसी में एक इनबिल्ट मतलब ये खामी मौजूद है कि जो माइनॉरिटी हो उसको बहुत चांसेस होते हैं कि वो एक ब्रूट मेजॉरिटी के तहत दबा दी जाए। हमारा चूंकि मौजू वो नहीं है, लेकिन ये फेनोमेनन जो अब दिखाई दे रहा है 2014 के बाद, जो एक तरह का माहौल है, वो उसको एक समझ लीजिए 14 एक
बहुत सारे माना में एक माइलस्टोन हो सकता है, वाटरशेड मोमेंट हो सकता है, लेकिन हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ये 14 की पैदावार नहीं है। ये तो जाहिर है आज़ादी के बाद से ये ही, बिल्कुल या उसका बैकग्राउंड और पहले का भी होगा, उसके बाद से ही चला आ रहा है। अब पहले अब कहते हैं कि भाई इन्होंने मुसलमानों को हाशिए पर लगा दिया गया है, लेकिन बात यह है कि हाशिए पर तो पहले भी था, अब तो निकाल ही बाहर कर दिया है, बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है किसी भी पॉलिटिकल स्पेस से। जो दिखाई दे रहा है वो बस नाम मात्र, कुछ इधर उधर कुछ दिखता है। तो और आने वाले दिनों में तो ये, अब जैसा डिलिमिटेशन की बात हो रही है, तो ये जो भी थोड़ा बहुत स्पेस है शायद ये भी मतलब सुकड़ के रह जाए। तो ऐसे में मतलब क्या फ्यूचर दिखाई देता है आपको? सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत लंबी हो गई, इसमें एक और चीज जोड़ दूं, वो ये है कि अब जो है इलेक्शन इंजीनियरिंग जिस चीज का नाम है, या इलेक्शन लड़ने के तौर तरीके जो है बड़े हाईटेक हो गए हैं, डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अब ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच लेके लोग चल रहे हैं उसके साथ क्या फ्यूचर दिखता है आपको? देखिए, मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और मुझे कभी भी नहीं लगता है कि जो मुस्लिम्स हैं या जो बाकी जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, लाइक सिख हैं या क्रिश्चियंस हैं जी, या, और माइनॉरिटी कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि रिलीजियस माइनॉरिटी है। बिल्कुल, माइनॉरिटी कहने का मतलब है कि दूसरे जो चीज़ें जैसे छोटे पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी माइनॉरिटी हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो मेरा ऐसा बोलना है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और इन सारी चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। और हासिल इस तरह से किया जा सकता है कि देखिए, सबसे बड़ी खामी हमारे जो डेमोक्रेसी की है वो FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट। इसका मतलब है कि अगर 4-5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिनको सबसे ज़्यादा वोट हो वो चुन करके आता है। इसका नतीजा ये होता है कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लोग खड़े हैं और सभी को 24-25 इस तरह से वोट्स आए, किसी को 26-27% वोट्स आया, तो फाइनली ही विंस द इलेक्शन। इसका मतलब है कि जस्ट बाय विनिंग 26-27% वोट्स ही इज़ विनिंग द इलेक्शन, एट द सेम टाइम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो बन रही है ऑल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो रही है, वो मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस इंजॉय नहीं कर रही। अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो द गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक, अ गवर्नमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल, इट्स नॉट ऑल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो सबसे पहले अगर FPTP सिस्टम को हटा करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लेकर के आया जाए, यानी आपको जितना वोट मिला उसी परसेंटेज में आपको सीट्स मिलेंगे, तब जा करके एक ऑल रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगा। और ये जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों या वो जो कास्ट के एतबार से माइनॉरिटीज़ हों, ट्राइबल्स हो, हाँ, ये ट्राइबल, हाँ हाँ, और या नेशनल रीजनल एतबार से माइनॉरिटीज़ हों या पार्टी के एतबार से माइनॉरिटीज़ हों, इनको तभी जस्टिस मिलेगा। तो ये जो खामी है FPTP सिस्टम की, ये जो है ना हमेशा मेजॉरिटी को फेवर करता है, चाहे वो बड़ी पार्टियां हों उनको फेवर करता है, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो उसको फेवर करता है। ये क्रश करता है जो माइनॉरिटी, जो छोटी पार्टियां, उनको क्रश करता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 25,000 वोट गैदर करता है और फाइनली उसके 0 सीट्स आते हैं। ऐसा भी नेशनल लेवल पे अगर 543 सीट्स मल्टीप्लाइड बाई 25,000, यू कैन कैलकुलेट कि उसको कितना सपोर्ट है नेशनल लेवल पे, बट ही इज नॉट विनिंग एनी सीट ऑन नेशनल लेवल। दिस मीन्स कि उसके जितने जो वोट्स मिले उसको अल्टीमेटली 0 कर दिया जाता है। तो व्हाट आई हैव रिकमेंडेड इन द बुक कि ये जो सिस्टम है FPTP सिस्टम, दिस शुड बी डिस्कार्डेड एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। और दूसरा जो आपने एक सवाल पूछा कि भाई डेटा का दौर है और इलेक्शन इंजीनियरिंग का दौर है, तो देखिए जिस तरह की होड़ रहती है, जिस तरह का कंपटीशन रहता है, उस कंपटीशन में उतरने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ, इसी तरफ अगर इफ द इलेक्शन हैज बिकम हाइपर एक्टिव, सो यू आल्सो हैव टू बी हाइपर एक्टिव। बिल्कुल, आप पेशेंट रह करके और एकदम स्लो मोड में आप काम नहीं कर सकते। अगर सारे लोग डेटा गैदर करके अगर फील्ड में उतर रहते हैं तो यू ऑल्सो हैव टू गैदर द डेटा। ये सवाल ऐसा है कि चूंकि ये एक बड़ा एक किसी ज़माने में ये बड़ा एक कैचवर्ड रहा है, और
मुस्लिम वोट बैंक, आपने किताब में इस पे काफ़ी तबसरा किया है। अब ये मुस्लिम वोट बैंक क्या है? क्या सिर्फ ये एक कंसेप्ट है या एक हकीकत है या एक मिसनोमर है? ये देखिए, मुस्लिम वोट बैंक जो है ये बेसिकली मिथ है। इट्स अ मिथ। हाँ, एक कल्पना है, और जिसको आरएसएस और बाकी जो हिंदूवादी संगठन है, खास करके जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने स्प्रेड किया है। खुद मुसलमानों में से बहुत सारे लोगों को ये एक अपने अंदर एक खुशफहमी है कि हम तो किंग मेकर हैं। और नहीं नहीं, ये गलत धारणा है जी। उनकी बात सही नहीं है। देखिए, मुस्लिम जो है सभी पार्टियों को वोट करता है। नेशनल लेवल पे वो कांग्रेस को भी वोट करता है, बिहार में वो आरजेडी जेडीयू को भी वोट करता है, वो यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीएसपी को भी वोट करता है, वो तमिलनाडु में एआईडीएमके डीएमके को भी वोट करता है, वो सीपीआई को भी वोट करता है, सीपीएम को भी वोट करता है, सबको वोट करता है। यानी उसको जहाँ से उम्मीद मिलती है कि ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, हमारे हालात को बेहतर बनाएंगे, उनको वो वोट करता है। और पॉलिटिक्स में ऐसा है कि सबसे पहले यू हैव टू मेक द प्रोमिसेस, देन यू गेट द वोट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पॉलिटिकल पार्टियां सबसे पहले मैनिफेस्टो जारी करती हैं, और मैनिफेस्टो में ये दिखाती हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे, और उस मैनिफेस्टो के आधार पर लोग उनको वोट करते हैं। जाहिर है बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम एक स्टैंड बना करके रखी हुई है। उनके एम्पावरमेंट की बात नहीं करती है, उनके एक्सक्लूजन की बात नहीं करती है, उन पे हुए जुल्म और ज्यादती को इंसाफ दिलाने की बात नहीं करती है। एक्सक्लूजन की तो हाँ, बात करती है, इंक्लूजन की बात नहीं हाँ, करती। तो अब बताइए कि एक ऐसी पार्टी जो उनकी कोई काम की बात नहीं करती, इनफैक्ट उनको मार्जिनलाइज करने की बात करती है, तो कैसे वो वोट करेंगे? इट्स अगेंस्ट ऑल नॉर्मल लॉजिक। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये अगेंस्ट ऑल लॉजिक कि अगर आदमी कोई आपको मार्जिनलाइज करने की बात करे और आप जाकर के उनको वोट करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है तो इसमें मुसलमानों की गलती नहीं है, बीजेपी की गलती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो मुसलमान नेशनल लेवल पे सारे पार्टियों को वोट करता है, और मुसलमान आज तक इस देश में सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, सेकुलर इश्यूज पे, रोड बनाने के ऊपर, जो इकोनॉमी को बेहतर बनाने के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बनाने के ऊपर, न्याय देने के ऊपर उसने वोट किया है। मुसलमान कभी भी जो है ना वोट बैंक नहीं रहा है। मैंने किताब में इस बात का जिक्र किया है, चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 7 आई थिंक, और उसमें कई जो जानकार हैं उनके आंकड़े मैंने इसमें प्रेजेंट किया है, उनके रिपोर्ट्स को मैंने प्रेजेंट किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोट बैंक ये ग्राउंड पे कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर कोई समझता है कि मुस्लिम वोट बैंक एग्जिस्ट करता है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हों या वो चाहे वो बीजेपी या आरएसएस के लोग हों, ये बेसिकली एक मिथ है। और ये मिथ इसलिए फैलाया जाता है ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके, कम्युनलाइज किया जा सके माहौल को। मुस्लिम नुमाइंदगी पर जो असरअंदाज होते हैं इफेक्टिंग फैक्टर्स जो कि ग्राउंड लेवल पे अफेक्ट करते हैं, वो सिर्फ नैरेटिव नहीं होता, उसमें लोकल कंडीशंस का, लोकल एस्पिरेशंस का और लोकल इश्यूज का भी बड़ा दखल होता है। जैसे किसी छोटे गांव में अगर मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे इलाज की वजह से मर गए पास के अस्पताल में, या सड़कों का बहुत बुरा हाल है, तो उस गांव के मुसलमान जो है वो मजबूर होंगे या वो भी वही करेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव को। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ परसेंटेज तो बीजेपी को भी मिलता है मुस्लिम्स का कुछ इलाकों में। और मतलब देयर कैन बी मेनी ग्राउंड फैक्टर्स विच अफेक्ट। आपने काफ़ी एलाबोरेट किया कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मुस्लिम नुमाइंदगी पर असरअंदाज होते हैं। किताब में भी उसकी तफसील मौजूद है और बड़ी इंटरेस्टिंग तफसील है, और हर पॉलिटिक्स के हर स्टूडेंट को जो इस मौजू में दिलचस्पी रखता हो, मैं समझता हूँ उन ग्राउंड फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बात जब भी होती है ना, वो एक ख़ास किस्म के थियोरेटिकल अंदाज में होती है, और चूंकि मुसलमानों के दरमियान में हम बात कर रहे हैं, मुसलमानों के दरमियान में बात होती है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी कम, इमोशनलिटी ज़्यादा होती है, इमोशनल अप्रोच ज़्यादा होता है। तो लिस्टिंग ऑफ दीज फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर रिप्रेजेंटेशन लेवल,
वेदर लेस और मोर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक्सट्रीम जो आपने जिस पर करने की कोशिश की है, फिर भी मैं समझता हूँ उसको और मजीद एलाबोरेशन की ज़रूरत है। एक ख्याल आम होता है कि भाई सेक्युलर पार्टियों को वोट दें या जो सो कॉल्ड मुस्लिम पार्टियां हैं उनको वोट दें। अब ये सेक्युलर और कम्युनल या सेक्युलर या मुस्लिम पार्टी, इसकी बहस में हम नहीं पढ़ते हुए ये चीज़ मतलब इसकी थ्योरेटिकल बहस में ना पढ़ते हुए हम ये समझना चाहते हैं कि ये एक पल्सेटिंग टाइप का बिहेवियर देखने में आता है। यानी हम ये देखते हैं कि देखिए साहब क्या हुआ, अभी रिसेंट में वो दानिश अली के खिलाफ इतना सारा सबने, पूरी दुनिया ने देखा उनकी अपनी पार्टी ने क्या किया उनके साथ, कितना सपोर्ट उनको दिया। या मिसाल के तौर पे आजम खान साहब के साथ जो हुआ, उनकी अपनी पार्टी कितना खड़ी रही उनके साथ। मतलब मैं एक एनालिसिस के तौर पे ये दो मैंने मिसालें पेश की। एक और बात आती है, ओवैसी साहब हैं वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स, है ना। तो चूंकि मैं एक पार्शियल बात नहीं कर रहा कि या उनकी पार्टी का सपोर्टर या ओपोनेंट नहीं हूँ, हम एक बात कर रहे हैं आम। तो हम देखते कि वो मुसलसल क्वेश्चंस उठाते रहते हैं पार्लियामेंट में, बट व्हाट फर्दर टू दैट। आपको 5 मिनट मिले, आपने सवाल उठाए, सिस्टम ने सुन लिए, रिकॉर्ड कर लिए, खत्म हो गई बात। यानी आपने रिप्रेजेंटेशन, तो लोगों में ये ख्याल बन रहा है कि भाई हमको अपनी ताकत बनानी चाहिए, जितने भी हों जैसे भी हों हमारे अपने लोग होना चाहिए, अपनी पार्टी होना चाहिए। सेक्युलर डिस्पेंसेशन के साथ अगर जाना है तो वो बार्गेन करें। तो लोगों के अंदर ये एक नज़रिया। अब मैं इस पे आपका कोई वैल्यू जजमेंट नहीं चाहता, मैं एक इम्पार्शियल और एनालिटिकल रिसर्चर की हैसियत से आपसे गुजारिश करता हूं कि बताइए कि ये इस दोनों तरफ के थॉट्स में हम कहाँ पे मतलब खड़े हो सकते हैं। देखिए, दो थॉट्स है। जो चैप्टर नंबर 8 मेरा देखेंगे तो कंक्लूजन में ये मैंने लिखा है कि वेदर मुस्लिम शुड गो विद द सेकुलर पार्टीज और दे शुड फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो सेकुलर पार्टीज में रहें और सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाए, इसके लिए भी मैंने बहुत सारे फ़ायदे गिनाए हैं और नुकसान गिनाए हैं। उसके बाद फिर मैंने ये भी लिखा है कि भाई इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी और अ पार्टी, उसके लिए क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, और वो कैसे हो सकता है। तो मैंने ये पाया है कि भाई जो कम्युनिटी के जो दानिश्वर हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनको पॉलिटिकल सूझबूझ है, उलमा हैं, जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, दानिश्वर हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, यह सब बैठ करके एक बार डिसाइड करें, जो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, जो पॉसिबल नहीं, एक साथ सब आ नहीं सकते हैं। तो मैंने इसमें ये कंक्लूड किया है कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप देखिए अभी इलेक्शन होने जा रहा है जी, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है जी, राजस्थान है, ये बड़ी रियासत है, और तेलंगाना है जी। ये 4 रियासतों में चुनाव होने जा, सिर्फ 4 रियासतों के अगर आप एग्जाम्पल को देखेंगे, अगर यहाँ पे सेकुलर पार्टियाँ जीतती हैं तो मुसलमानों के जो एमएलएज का जो नंबर है वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है। बिल्कुल। इफ़ दिस स्टेट्स आर कैप्चर्ड बाय बीजेपी तो मुस्लिम एमएलएज की संख्या अचानक घट जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेकुलर पार्टियां चुन करके आनी चाहिए, तभी आपका स्कोप है, नंबर 1। तो लेकिन सेकुलर पार्टियां आती तो हैं, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता तो है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में जितना उनको चाहिए उनको 50% का डिप्रीवेशन है। तो ये डिप्रीवेशन किसने दिया है? ये सेकुलर पार्टियों ने ही दिया है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अगर आप वोट करते हैं तो इतनी आप में ताकत होनी चाहिए कि सेकुलर पार्टी से क्वेश्चन करें कि अगर महाराष्ट्र में हम 33 सीट्स डिजर्व करते हैं और हमारे ग्राउंड पे उस तरह की सीटें हैं, मैंने अपने भाषण में इसका जिक्र किया था जी, 5 अक्टूबर को जब इस किताब का रिलीज हुआ जी, तो कौन कौन से जगह मैंने वहाँ पे जिक्र किया। तो मेरे ऐसा कहने का मतलब है कि जब 33-35 सीट्स हैं और कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों पार्टियां मिला करके 15 जगह पे उम्मीदवार खड़ा करती है, मुस्लिम उम्मीदवार, तो बाकी जो 18 जो सीट्स हैं उस पर वो क्यों नहीं खड़ा करती हैं? और अगर वो खड़ा नहीं करती हैं तो ये जो स्पेस है
this space will be filled up by a separate political party of Muslims. अच्छा, ये एक आइडिया आपने पेश किया है। ये मैंने पेश किया है जी। और मेरा ऐसा कहने का मतलब है, इसका एक ये मानना है, अगर पहले तो आप बार्गेन करें and if they don't agree then you are free to form a separate political party, number one. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाना उतना आसान नहीं है, उसके लिए उतनी जद्दोजहद चाहिए, उतना आपको फॉरवर्ड लुकिंग मेंटालिटी चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, लॉन्ग रन में बनता है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, मायावती ने, कांसी राम ने एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाया है, उसके पीछे उन्होंने जद्दोजहद की है। इसके कहने का मतलब है कि काम करना मुश्किल तो है, लेकिन डिफिकल्ट तो है, लेकिन वो नामुमकिन नहीं है। और एक है कि आप कर सकते हैं। हालात का साइकिल कुछ इस तरह भी चलता है कि आपको भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाता है जिसको पकड़ के आप आगे बढ़े। अगर आप चाहें तो आप उस तरह की बातें कर सकते हैं जी। मेरा ऐसा थॉट्स है कि कॉजिंग मिनिमम डैमेज टू सेक्युलर पार्टी वी शुड अचीव आवर गोल। जैसे एक इफ यू गो टू श्रीलंका एंड इफ यू गो टू थाईलैंड, वहाँ पे भी मुसलमानों ने अपनी सेक्रेट पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। जैसे श्रीलंका में श्रीलंकन मुस्लिम कांग्रेस है, SLMC है, और हमेशा सेकुलर जो फॉर्मेशन है उनके साथ रहते हैं और पावर में रहते हैं और अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो एंजॉय करते हैं और एट द सेम टाइम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है उनका। तो वहाँ पे कम्युनल पार्टीज के साथ नहीं जाते हैं। यहाँ भी आपकी जो डेस्टिनी है वो सेकुलर पार्टी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन और आपको सेकुलर स्टैंड्स भी मेंटेन करना है। एंड इफ द सेकुलर पार्टीज आर नॉट गिविंग ड्यू जस्टिस टू यू, तो आपको उनको बनाना पड़ेगा, या नहीं तो अगर आइडेंटिटी खड़ी करनी है तो कॉजिंग मिनिमम डैमेज टू देम। ये एक अप्रोच होना चाहिए जो जनता को दिखानी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर महाराष्ट्र की मैं बार बार बात करता हूँ, जी हाँ, यहाँ पे अगर 33 MLA हो जाए, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो NCP के हों, या समाजवादी पार्टी के हों, या MIM के हों, और क्यों नहीं शिवसेना, चाहे शिवसेना के हों या किसी और भी पार्टी के हों, अगर वो मुस्लिम MLAs हैं, तो कल जाकर के अगर आपके खिलाफ कोई बिल आती है और लक्ष्मण रेखा खींचा जाएगा तो हमेशा वो आपके तरफ आएंगे। मैं कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता हूं कि वो MIM का ही मुस्लिम जो है वो असली मुस्लिम है, या कांग्रेस का मुस्लिम है वो असली मुस्लिम नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं NCP में या कांग्रेस में, जो ऑलरेडी आपके काम करते हुए हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना सही बात नहीं। ये सारे उम्मीदवार अपनी पार्टी लाइंस को टो नहीं करते। तो मैं फिर वहीं पे आता हूं कि जो स्पेस इन सेकुलर पार्टियों ने छोड़ा है, छोड़ा मतलब कि हमको वहां पे उम्मीदवारी नहीं दी है, हमको नॉमिनेशन नहीं दिया है, वो स्पेस हमारे लिए खुला हुआ है हमको एक सेपरेट आइडेंटिटी खड़ी करके और लड़ने के लिए। अब जहां तक बात आती है कि केरल में तो IOML ने ले रखा है, तेलंगाना में ओवैसी साहब की पार्टी है, और अब थोड़ा सा नेशनल लेवल पे वहाँ पे AIUDF है। अगर इस तरह का प्रयोग किया जाए तो कम से कम नेशनल लेवल पे एक पार्टी नहीं बनेगी, तो हर स्टेट में उसके जो रीजनल जो नीड्स हैं उसके अनुसार और रीजनल जो मेंटालिटी है उसके अनुसार एक सेपरेट आइडेंटिटी बने और छोटे छोटे जो एरियाज हैं उनको फिल करे, और एक नेशनल लेवल पे एक ये बने, कोलिशन बने मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज का, और वो हमेशा सेकुलर जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करे। अब ये बताएं कि आखिर में हम आते हैं इस मौजू पर कि मुसलमानों में आमतौर पे पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल एक्टिविटी के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा नज़र आता है। एक तो अवेयरनेस उस तरह से कि एक ऑब्जेक्टिव स्टडी हो, आम आदमी तक वो पहुँचे वो बात, और पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरह से कि हम एक ख़ास किस्म की विक्टिमहुड की मेंटालिटी में तो होते हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स के नतीजे में हमारा सोशल एक्टिविज़म, हमारा पॉलिटिकल एक्टिविज़म, हमारे अलग अलग ग्रुप्स का, NGOs का रवैया वो ऐसा नहीं होता कि उस चीज़ को दूर करने की कोशिश में लगा हुआ दिखाई दे। उसका एग्जाम्पल ये है कि हम लोग रो तो रहे हैं और समझ तो रहे हैं कि भाई 14 में BJP आई, उसने अपना पूरा फोर्स दिखाया, लेकिन 19 के इलेक्शन में हमने देखा कि मुसलमानों का वोटिंग का परसेंटेज, एक्चुअल वोटिंग का, वो किसी भी तरह से
उस इलाके के जनरल वोटिंग परसेंटेज से कहीं बढ़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कम्युनिटी के अंदर से उन्होंने उतनी पर्याप्त, उतनी ज्यादा कोशिश नहीं की कि भाई अपने वोटर को निकाल के लाएं कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम वोट करो। मैं ये समझता हूं कि किसी वोटर को ये बताना बिल्कुल भी मतलब आज के दौर में ज़रूरी नहीं है, माइनॉरिटी के या दलित के या शेड्यूल ट्राइब्स के या शेड्यूल कास्ट के कि वो वोट किसको देना है। ज़रूरी ये है कि उसको घर से निकाल के लाया जाए और उसको वोट दिलवाया जाए थोड़ी सी गाइडेंस के साथ। इस सिलसिले में एक्चुअली आप क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स सजेस्ट करेंगे कि जो अवेयरनेस को भी बढ़ाए और एक्टिविटी को भी बढ़ाए? कि आपने 2019 का जिक्र किया तो मुसलमानों में एक तरह की मायूसी है। वो मायूसी इसलिए है कि बीजेपी हमेशा आपको कम्युनल लाइन पे खींच करके लेके जाती है, मुसलमानों के खिलाफ जो है उनके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो वायलेंस करते हैं, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों को उन्होंने डिच किया है। यानी जहाँ पे खड़ा रहना चाहिए उन्होंने वो खड़ा नहीं रहे, जहाँ पे इंसाफ की मांग करनी चाहिए वो इंसाफ की मांग नहीं किए, जहाँ पे इंसाफ दिलानी चाहिए थी वहाँ पे इंसाफ नहीं दिलाए। यहाँ तक कि उनके द्वारा रूल्ड स्टेट्स हैं, जैसे आज राजस्थान है या वेस्ट बंगाल है या बिहार है, दीज स्टेट्स आर रूल्ड बाई सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, और वहाँ पे इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो वैसी कार्रवाई नहीं होती जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के मुसलमानों में थोड़ी मायूसी है, और वो मायूसी 2019 में थोड़ा सा जैसे आपने कहा वो देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि मायूसी जो है वो हमेशा अल्लाह ताला उस चीज़ को पसंद नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव माइंड और ऑप्टिमिज्म को अल्लाह ताला पसंद करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह का रोल अभी तक मुसलमानों में इन द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी प्ले किया है, दे शुड कंटिन्यू देयर रोल इवन टुडे। और उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम को दर्ज कराएं। बिल्कुल, आप समझ रहे मेरी बात को। कुछ दिन पहले 8 अगस्त को एक प्रोग्राम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उसमें सेम बात मैंने कही थी और वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। वो नेशनल लेवल पे लोगों ने देखा, ऑलमोस्ट 40 लाख लोगों ने, 4-5 मिलियन लोगों ने उसको व्यू किया, उसको देखा। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने नाम को वोटर लिस्ट में चेक कीजिए, आपके स्पेलिंग को चेक कीजिए, आपके जेंडर को चेक कीजिए, अपने फ़ोटो को चेक कीजिए, अपने फैमिली में जितने लोग हैं उनके नामों को चेक कीजिए वो पूरे नाम हैं कि नहीं। और उसके बाद जहाँ तक वोट देने की बात आती है तो आप 100% वोट कीजिए, क्योंकि जिस तरह की सरकार आज देश में चल रही है, अगर ये सरकार कंटिन्यू रही तो आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा कि नहीं, इसमें भी हम लोगों को थोड़ा सा डाउट है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आज तक आपने डेमोक्रेसी के सर्वाइवल में रोल प्ले किया है तो आज और ज़्यादा ज़रूरत है आपको वोट करने की। तो मुसलमानों से, दलितों से, ईसाइयों से, जो गरीब हैं उनको, जो वल्नरेबल हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि आप 100% वोट कीजिए। मतलब एज इंडिविजुअल्स भी और उनकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी काम है, उनका भी रोल है कि 100% वोट कीजिए। आप अगर आप बॉम्बे में रहते हैं और आपका वोट यूपी में है, आप ट्रैवल करके जाइए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और आज जो हालात हाजरा जो है उसका भी डिमांड है कि आपको वोट करना है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। आपने जो बात कही और जो प्रैक्टिकल सजेशंस दिए और किताब में जो मौजूआत का बहुत एलेबोरेशन किया, और इस काम के लिए मुझे लगता है कि कई बरसों की आपने सुबह दिन रात शाम की मेहनत आप उसमें अपने टाइम को लगाया और ट्रैवल भी किया होगा जाहिर है इस किताब को लिखने के लिए। आपकी जो कोशिशें हैं और जो मेहनत है वो, और आपका ये ऑप्टिमिस्टिक रवैया है, इसको हम बहुत ही सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये किताब जितनी पॉपुलर हो रही है उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर आगे भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।